हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएफ क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेकर आए हैं घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय भारत में आगमन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक देख चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने? थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये किए थे अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत से अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल को स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये मिली सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ये सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को ही प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किससे लिया था? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ 1797 में। अवध के नवाब सआदत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का किला को अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक और औरंगजेब के सामने उस विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑप्शन डी, यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध ये अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ए में है प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी में तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध, डी में प्रथम मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 4 प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक्स-ला चैपल की संधि से अंत हुई, और बी का हो जाएगा 1 जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध पोरस की संधि से अंत हुई, और सी का हो जाएगा 3 जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ, और डी का हो जाएगा 2 प्रथम मैसूर युद्ध प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक का युद्ध का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में। तो इसमें जो ऑप्शन बी था वो गलत था, बाकी सब सही है। तो यहाँ एक बार देख लेते इसका डिस्कस। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में, ये सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये डुप्ले ने आरंभ की। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यवहार पर नियुक्त करवाया था, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता जाता था तथा उर्वरक बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना ये सूरत में लगाया। लुई चौदहवें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेंस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य की इसका सारा खर्च देता था।
आगे देखते हैं 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बंगाल में ये चिनसुरा का कारखाना और हुगली का कारखाना डचों ने स्थापित किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1556 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों से डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्योंकि अंग्रेजों की फौज फ्रांसीसी के फौज से काफ़ी शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो अब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले किया था पुर्तगालियों ने, उसके बाद किए थे डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के में अंत में दिए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि ए का पांडिचेरी, ए का 2 हो जाएगा फ्रेंच और बी का 3 हो जाएगा गोवा जो कि पुर्तगीज के द्वारा, और ये सी का 4 हो जाएगा ट्रान के बार जो कि डेनिश जिसको डेन भी बोलते हैं, और सद्रास जो कि 1 हो जाएगा डच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था।
तो ये होता था बिहार से। बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि नागपट्टनम में, चिनसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में, पटना में, सभी में डचों द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एक में है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। 2 में है युद्ध में चलती फिरती तोपे का उपयोग। 3 में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से अंग्रेजों की भारत की देन कोई नहीं थी। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही, जो कि बाबर ने सबसे पहले अपने प्रथम युद्ध में किए थे तोपों का प्रयोग। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत में कोई भी देन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये टीबी मैकाले ने कही थी। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? मैकाले की, बेबिंगटन मैकाले की। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां से कुछ ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक्स-ला-शापेल यानी 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन उत्तर सी होगा, यानी 1 और 2। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्स-ला-शापेल की संधि से हुई। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ इसी संधि के साथ। एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? 1 में है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। 2 में है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण थे, इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों से समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे।
चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। नोट में कुछ देख लेते हैं बातें हम। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। इसने भूमि बंदोबस्त जो इजारा व्यवस्था आरंभ की। नेक्स्ट पॉइंट है अलीवर्दी खां, जो कि 1740 से 1756 ईस्वी का काल रहा, ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना मतलब एक काल कोठरी में बहुत सारे सैनिक को डाल दिया जाता है, करीब 123 या 24 सैनिक लोगों को, और उसमें से कल हो के देखा जाता है 1 या 2 दिन बाद तो उसमें से 10-15 ही जीवित रहते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। उसी को 20 जून 1756 को ब्लैक होल की कथित घटना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जे जेड हॉलवेल, जो विशेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए। सॉरी, हमने 123 बोले थे, लेकिन यहाँ पे 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए और अगले दिन में उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष, नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी, जो कि वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान में पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तक तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट है इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अगला पॉइंट है अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हेवन बॉर्न जनरल था। नेक्स्ट पॉइंट है अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम, जो कि 1760 से 1763 ईस्वी तक काल रहा, सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप सबसे अधिक न हो। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी।
चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।